टाइम जो हमने जूनोटिक डिजीज़ में डिस्कस की थी, प्लेग डिस्कस किया और रेबीज़ अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे जूनोटिक डिजीज़ में, दैट इज़ द येलो फ़ीवर। ठीक है, येलो फ़ीवर जो है ये भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे पास कॉज होता है बाय द फ्लेवीवायरस फेब्रिकस। ठीक है, ये हमारे पास एजेंट होता है जो कि येलो फ़ीवर कॉज करता है और इसका जो वेक्टर होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ये वाला वायरस, ठीक है, वो होता है एडीज इजिप्टियाई। ठीक है, ये जो हमारे पास मॉस्किटो होता है उसके थ्रू ही होता है। इसको हम पार्क से ही देखेंगे। पार्क में जो हमारे पास लाइंस इंपॉर्टेंट वाली होंगी उन पे ही मैं फ़ोकस करूँगी, सब कुछ नहीं पढ़ाने लग जाऊँगी। ठीक है, तो जिनको आपने फ़ोकस करना है और उनको आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले यही है कि ये जूनोटिक डिजीज़ है जो कि आर्बो वायरस से कॉज होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इंडेमिक कहाँ पे होती है, ये कौन से कंट्रीज़ में इंडेमिक है, मतलब कि थोड़ी अमाउंट में ये अभी तक रहती है। तो उसमें 2 कंट्रीज़ आ जाते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट इन दैट, ट्रॉपिकल अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, इन दोनों में जो है ना हमारे पास इंडेमिक है, ट्रॉपिकल अमेरिका में और अफ्रीका में येलो फ़ीवर होता है। उसके बाद हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे एजेंट, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एंड द जिनमें आ जाएगा हमारे पास पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में मैन, मॉस्किटोज़ एंड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले एजेंट फैक्टर्स में एजेंट आ जाता है और उसके बारे में हमें पता है कि इसका जो एजेंट होता है वो फ्लेवीवायरस होता है, फ्लेवीवायरस फेब्रिकस। ठीक है, दूसरा ये कि इसका वेक्टर क्या होता है, तो वो एडीज इजिप्टियाई होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन मंकीज़ होते हैं और फॉरेस्ट मॉस्किटोज़ होते हैं। मतलब फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास वायरस होता है ये कहाँ पे होता है कि मंकीज़ के अंदर होता है, फॉरेस्ट में जो मंकीज़ होते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट में मॉस्किटोज़ होते हैं ना, ठीक है, एडीज इजिप्टियाई वाले, उनके अंदर ये हमारे पास वायरस होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अगर इसका जो रिजर्वायर होता है वो मैन होता है। ठीक है, हमारे अंदर होता है ये, और इसके अलावा एडीज इजिप्टियाई मॉस्किटोज़ के अंदर होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट में हमारे पास मंकीज़ आ जाते हैं और हमारे पास फॉरेस्ट मॉस्किटोज़ आ जाते हैं, जबकि हमारे पास जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें हमारे पास ये होता है कहाँ पर, मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और एडीज इजिप्टियाई जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है कि ये हमारे पास जो है मैन के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है ना जिस पेशेंट के अंदर होता है, जिस पेशेंट के अंदर होता है ये वाला वायरस, तो उसके ब्लड में ये क्या होता है, 3 to 4 डेज़ ऑफ इलनेस के अंदर जो है ना वो होता है। जब इलनेस स्टार्ट होती है तो ये 3 से 4 दिन जो पहले वाले होते हैं ना उसमें ये जो है ना सर्वाइव करता है, इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, इन्फेक्शन कम्युनिकेबल होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। और अगर मॉस्किटोज़ की बात की जाए तो फॉर लाइफ जो है ये कम्युनिकेबल होता है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। उसके बाद अगर इंक्यूबेशन की पीरियड की बात की जाए तो ये 3 से 6 दिन तक जो है ना सिम्टमलेस होता है और उसके बाद ये सिम्टम शो करता है। तो 3 से 6 दिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की कि येलो फ़ीवर वायरस, येलो फ़ीवर जो हमारे पास होता है ये किस वायरस की वजह से होता है, फ्लेवीवायरस फेब्रिकस की वजह से। ठीक है, और इसमें जो वेक्टर होता है वो एडीज़ मॉस्किटो होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि ये एंडेमिक है हमारे पास ट्रॉपिकल अमेरिका में और अफ्रीका में। ठीक है, और ये हमारे पास जो है जूनोटिक डिजीज़ जो है एर्बोवायरस के फैमिली से है। ठीक है, और इसके अलावा हमने एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में देखा कि इसका जो एजेंट होता है वो हमने देख लिया, उसमें वेक्टर देखा। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन हमने 2 तरह से देखा कि फॉरेस्ट के अंदर जो है ये मंकीज़ के अंदर और फॉरेस्ट मॉस्किटोज़ में होता है, जबकि हमारे पास अर्बन एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर ये ह्यूमंस के अंदर और एडीज इजिप्टियाई में होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात की कि जब ह्यूमंस के अंदर जो ये है 3 से 6 दिन जो होते हैं, 3 से 4 दिन जो होते हैं सॉरी इलनेस के, उसमें ये इनकम्युनिकेबल होता है, जबकि मॉस्किटोज़ में फॉर लाइफ ये कम्युनिकेबल होता है और डिज़ीज़ कॉज करता है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की बात की कि 3 से 6 दिन होती है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर्स की कि जो जिस होस्ट में ये इन्फेक्शन होता है उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, उसकी एज, उसकी सेक्स। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन डिस्कस करते हैं और इम्यूनिटी देखते हैं। तो ये तमाम एजेस के, तमाम सेक्सेस के लोगों में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ऑब्वियसली मॉस्किटो जो है वो प्रेफर नहीं करता कि मैं किस मेल को करूँ या फीमेल को करूँ या बच्चे को करूँ, बड़े को, हर एक को कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये वुड कटर्स और हंटर्स के अंदर जो है ना
ये जो वहाँ पे फॉरेस्ट में जाते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए, या हंटर्स होते हैं हंटिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो उनको ये ज़्यादातर जो है ना इन्फेक्ट करता है, तो उनके ऑक्यूपेशन में ये ज़्यादा कॉमन होता है येलो फीवर, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी का फैक्टर होता है कि इसकी जो है ना, अगर एक दफ़ा इसका अटैक हो जाए किसी को तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। फिर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ये 24 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जो है ना, इसके लिए एसेंशियल होता है कि 24 डिग्रीज़ पे ये मल्टीप्लाई कर सकता है वायरस, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी जो है वो 60% होनी चाहिए इसके इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके सोशल फैक्टर्स की, तो डिपेंड करता है सोशल फैक्टर्स के अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ये जो है ना स्प्रेड हो गया, इसकी एक्सटेंशन हो गई है अर्बनाइजेशन की वजह से। और इसके अलावा ये कि ज़्यादातर जो ह्यूमंस जो मैंस जो हैं वो मतलब जो लोग जो हैं वो करीब रहते हैं जंगलों के, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट के करीब रहते हैं लोग, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हमारे पास स्प्रेड करता है। उसके अलावा वो लोग जो इंडेमिक एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल वही जो हमने डिस्कस किए ट्रॉपिकल अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है, वहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, फिर वहाँ पे जो है ये इन्फेक्शन लेके दूसरों पे फिर कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि क्लाइमेट इसके लिए 24 डिग्रीज़ का चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी 60% होती है इसकी। सोशल फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि अर्बनाइजेशन की वजह से, फॉरेस्ट के करीब रहने की वजह से और इंडेमिक एरियाज़ में ट्रैवल करने की वजह से जो है ना ये इन्फेक्शन होता है। फिर हम देख लेते हैं इसकी मोड्स ऑफ़ ट्रांसमिशन। तो मोड्स ऑफ़ ट्रांसमिशन में आपने याद रखना है कि इसकी 3 तरह की साइकिल्स होती हैं, ठीक है। 2 तो हमने देखा है ना कि एक फॉरेस्ट में होता है और एक अर्बन एरिया में होता है, ठीक है। तो एक इसकी सिल्वेटिक साइकिल होती है और एक इसकी अर्बन साइकिल होती है, ठीक है। सिल्वेटिक साइकिल जो होती है वो जंगल में होती है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में होती है, और जो अर्बन होती है वो ऑब्वियसली फॉरेस्ट के बाहर वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे होगी, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों साइकिल्स के दरमियान में भी एक साइकिल आती है जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट साइकिल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिल्वेटिक साइकिल की। सिल्वेटिक साइकिल जो होती है वो हमारे पास मंकीज़ और जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट में जो मंकीज़ होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में सर्कुलेट करती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मॉस्किटो है जिसके एडीज़ जो हमारे पास फॉरेस्ट का मॉस्किटो है, वाइल्ड मॉस्किटो, ठीक है, उसने जो है उसके अंदर वो वायरस था, फ्लेवी वायरस, ठीक है, उसने वो ट्रांसमिट कर दिया मंकीज़ में, ठीक है। मंकीज़ से फिर फॉर एग्जांपल वो हमारे पास दूसरे में ट्रांसमिट होता बहुत से मंकीज़ को इन्वॉल्व कर लेता है, बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ में वो वायरस होता है, तो उनके दरमियान में वो साइकिल रन करती रहती है, यहाँ तक कि हमारे पास एक ह्यूमन होता है वो उस फॉरेस्ट में जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की कि जो ऑक्यूपेशन जिनके होते हैं वुड कटिंग के या वहाँ पर हंटिंग के लिए जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनके अंदर वो मॉस्किटो फॉर एग्ज़ाम्पल आके बाइट कर ले या उसका मंकीज़ के साथ एक्सपोजर हो जाए, तो वो फिर हमारे पास ह्यूमंस में चले जाता है वायरस, ठीक है। वैसे वो साइकिल जो है वो मंकीज़ और मॉस्किटोज़ के दरमियान में चल रही थी, ठीक है, जंगल वाली साइकिल, लेकिन जब ह्यूमंस वहाँ पे जो है ना एंटर हो गए और जाके काम करना शुरू किया तो उनके अंदर भी वो एंटर हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर हम देखते हैं इंटरमीडिएट साइकिल। इंटरमीडिएट साइकिल से पहले हम डिस्कस करते हैं अर्बन साइकिल को, ठीक है। अर्बन साइकिल में क्या होता है कि इसको ऑपोजिट होता है। जंगल साइकिल में क्या था कि हमारे पास मॉस्किटोज़ और मंकीज़ के दरमियान में रन कर रहा था। अब जब ह्यूमंस वहाँ से जंगल में गए और वहाँ पे उन्होंने वो लेके आ गए वायरस को, ठीक है, तो अब वो आ गए सिटी एरिया में, ठीक है, अर्बन एरिया में, ठीक है। वहाँ पे आके उन्होंने क्या किया, उस मॉस्किटो को मतलब ह्यूमंस ने आके दूसरे ह्यूमंस में करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस तरह से वो अर्बन एरिया में भी आ गया, ठीक है, मतलब वो ह्यूमंस जो है वो जंगल से लेके आ गए अर्बन एरिया में। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट होती है उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कि इंटरमीडिएट में क्या होता है कि हमारे पास जो नॉन ह्यूमंस होते हैं उनके दरमियान में जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनके दरमियान में हो सकता है, मतलब जो तो सिल्वेटिक साइकिल में अब तीनों साइकिल्स में मॉस्किटोज़ कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो सिल्वेटिक साइकिल है उसमें हमारे पास मंकीज़ थे ज़्यादातर, ठीक है, ह्यूमंस एक्सीडेंटली वहाँ पे गए और लेके आ गए अर्बन में, ठीक है। और अर्बन में क्या होता है, हमारे पास मोस्टली हमारे पास ह्यूमंस होते हैं और मॉस्किटोज़ होते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, उसमें मॉस्किटोज़ होते हैं और ह्यूमंस भी हो सकते हैं, और जो है ना हमारे पास जो है वो भी हो सकते हैं, मंकीज़ भी हो सकते हैं, मतलब इसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनकी क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि अर्ली स्टेज होती है इसकी, ठीक है, फिर पीरियड ऑफ रिमिशन होती है और पीरियड ऑफ इंटॉक्सिकेशन होती है। अर्ली स्टेज में हमारे पास जनरल सिम्टम्स आते हैं जिसमें फ़ीवर, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल एचेस, हेडेक, ठीक है, वही मतलब सर दर्द हो गया, ठीक है,
और फीवर हो गया, मसल एचिस हो गए, इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, इस तरह की चीज़ें आती हैं अर्ली स्टेज में, ठीक है। फिर पीरियड ऑफ रिमिशन होता है, जिसपे क्या होता है कि 3 से 4 दिन बाद जितने भी ये फीवर वगैरह सिम्टम्स हमें डिस्कस किए हैं अर्ली सिम्टम्स, अर्ली स्टेज वाले, वो चले जाते हैं, ठीक है, और रिकवरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थर्ड और मोर डेंजरस स्टेज में चल जाते हैं, और मोर डेंजरस स्टेज क्या होती है, पीरियड ऑफ इंटॉक्सिकेशन वाली, जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब लिवर भी ख़राब हो जाता है, किडनी भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, ब्रेन डिसफंक्शन भी हो जाती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो सीजर्स, कोमा, डिलीरियम, शॉक एंड डेथ होती है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि शुरू में हमारे पास थोड़े से जनरल सिम्टम्स आते हैं, फिर पीरियड ऑफ रिमिशन में क्या होता है कि सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, और पीरियड ऑफ हमारे पास जो इंटॉक्सिकेशन होती है उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके थोड़े क्लिनिकल सिम्टम्स थे। फिर हम देख लेते हैं कि कंट्रोल हमने कैसे करना होता है येलो फीवर का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, 3 तरह से हम कंट्रोल करेंगे इसका। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है, दूसरा हम वेक्टर कंट्रोल करेंगे, और तीसरा हम सर्वाइलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने वैक्सीनेशन करवानी होती है तो इसमें जो वैक्सीन यूज़ होती है वो 17D वैक्सीन होती है, ठीक है। 17D वैक्सीन होती है जो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है, और ये हमारे पास चिक एम्ब्रियो में बनती है, और साथ ही जो है उसको फ्रीज़ ड्राइड करते हैं, मतलब उसको ड्राई किया जाता है फ्रीजिंग करके, ठीक है। तो 17D वैक्सीन होती है लाइव एटेनुएटेड, ठीक है, और चिक एम्ब्रियो में इसको बनाते हैं और इसको फ्रीज़ ड्राइड करते हैं। अब ये जो वैक्सीन होती है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, सबक्यूटेनियसली हम देते हैं डेल्टॉइड के अंदर, ठीक है, डेल्टॉइड मसल होता है उसके अंदर हम देते हैं, और सिंगल डोज देते हैं 0.5 ml की, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है वो 7th डे पे आ जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और आ जाती है, और उसके बाद ये जो है ना लाइफ टाइम रहती है तकरीबन, ठीक है, मोर देन 35 ईयर्स तक ये रहती है, तकरीबन लाइफ टाइम ये इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। बस एक डोज वैक्सीन की देनी पड़ती है डेल्टॉइड के अंदर, ठीक है, और वो भी सबक्यूटेनियसली हम देते हैं डेल्टॉइड के अंदर 0.5 ml का एक इंजेक्शन लगा देते हैं बस, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है लाइफ टाइम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है WHO रिकमेंड करता है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो हर 10 साल बाद करवाई जाए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने करवा के चलो लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, लेकिन फिर भी इसको 10 साल बाद कहते हैं कि हर 10 साल बाद जो इनके ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं उनको करवा लेनी चाहिए, ठीक है, हर 10 साल बाद। उसके बाद ये कहते हैं कि कॉलेरा और जो येलो फीवर की वैक्सीन होती हैं ना, इनका एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस होता है, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है ना एक साथ नहीं देना चाहिए, 3 वीक्स के अंदर अंदर इनको इकट्ठे नहीं देना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप कॉलेरा की अगर वैक्सीन दे रहे हो तो येलो फीवर और कॉलेरा की वैक्सीन के दरमियान में 3 वीक्स का वक्फा होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वेक्टर कंट्रोल। अब हमने वेक्टर कंट्रोल करना होता है कि वेक्टर हमारा क्या होता है, एडीज इजिप्टिया, और ये मॉस्किटो होता है। तो हमें पता है कि वेक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हमारे पास जनरल सी चीज़ें हैं कि मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर लें, मॉस्किटोज़ स्प्रेज़ यूज़ कर लें, मॉस्किटो कॉइल्स यूज़ कर लें, ठीक है, मैट्स यूज़ कर लें, फ्यूमिगेशन मैट्स यूज़ कर लें, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, हमें जहाँ पे पता है कि मॉस्किटोज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं वो हम एलिमिनेट कर दें, अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करें, ठीक है। ये जनरल सी हमारे पास वेक्टर कंट्रोल की चीज़ें हैं। उसके बाद सर्वाइलेंस में आ जाता है कि हम जो है क्या करें, जिन कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ इंडेमिक है, जो ट्रॉपिकल अमेरिकन, अफ्रीका, बार बार मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर क्या है कि क्लिनिकली, सीरोलॉजिकली, हिस्टोपैथोलॉजिकली, एंटोमोलॉजिकली जो है ये हमारे पास क्या करें, सर्वाइलेंस करते रहें कि ये डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड ना करे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके लिए WHO ने जो है ना एक इंडेक्स बताया है, एडीज इजिप्टियाई इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ हाउसेज एंड देयर प्रीमिसेस, ठीक है, इन अ लिमिटेड वेल डिफाइंड एरिया शोइंग एक्चुअल ब्रीडिंग ऑफ एडीज इजिप्टिया लार्वे, कि इसमें इंडेक्स नोट किया जाता है कि जो हमारे पास एडीज इजिप्टिया के लार्वे हैं, ठीक है, उनका जो है एक्चुअल ब्रीडिंग कितनी हो रही है एक वेल डिफाइंड एरिया में, ठीक है, उसको हमने चेक करना होता है। और अगर ये इंडेक्स जो है वो 1% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो हम उसको इंडेमिक कंसिडर करते हैं। तो 1% से ये इंडेक्स कम होना चाहिए। उसके बाद जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन की बात करते हैं
कि हमने बात की कि वैक्सीनेशन एक दफ़ा जब हम इसकी करवा लेते हैं तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन WHO रिकमेंड करता है कि हर 10 साल बाद इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाए, ठीक है। फिर जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जो 10 दिन होते हैं जब आपने वैक्सीनेशन करवाई थी, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना, मतलब 10 दिन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, ठीक है। तो उसकी जो सर्टिफिकेशन जो हमारे पास सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी स्टार्ट होती है वो 10 डेज़ आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। तो जब आपने वैक्सीनेशन करवाई उसके 10 दिन बाद आपकी वो जो सर्टिफिकेशन की जो है वैलिडिटी वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वो 10 साल के अंदर अंदर रहती है। अब अगर आपने वो रीवैक्सीनेशन करवा लिया उस 10 साल के अंदर, ठीक है, तो वो जो वैक्सीनेशन की दोबारा से वैलिडिटी होती है वो शुरू हो जाती है उसके बाद, ठीक है। मतलब जो आपने रीवैक्सीनेशन करवाई उसके 10 दिन के बाद फिर वो वैलिडिटी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी डेट, ठीक है। इस तरह से होता है। और जो है जब आपने वैक्सीनेशन करवानी होती है तो आपने वो ओल्ड सर्टिफिकेट जो होता है वो फर्स्ट 10 डेज़ में दिखाना होता है, ठीक है, ताकि आपको करवा सके। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मेजर्स में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर तो किसी के पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस वैक्सीनेशन का, तो ट्रैवलर जो होता है जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल जाना होता है उस एंडेमिक एरिया में, ठीक है, तो उसको हम क्वारंटीन रखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम 6 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ लीविंग एन इफेक्टेड एरिया जो है ना हम उसको देखते हैं। मतलब वो वहाँ से जब आता है ना वापस, तो हम उसको 60 डेज़ के अंदर जो उसको क्वारंटीन में रखते हैं। हमने इसका देखा था ना, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है, तो इसलिए हम उसको 6 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। अगर तो हमारे पास उसके बाद जितने भी एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स के अंदर वो गया होता है एंडेमिक एरिया में, ठीक है, उनको भी हम जो है प्रॉपर्ली स्प्रे करते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स करते हैं ताकि वो भी हमारे पास साफ़ हो। इस तरह से हम जो है कंट्रोल करते हैं। येलो फीवर का सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन करवानी होती है, दूसरा हमने वेक्टर कंट्रोल करना होता है, तीसरा हमने सर्वेलेंस करना होता है जिसमें आपने देखा कि इसका इंडेक्स भी देखना होता है, अगर 1 से ज़्यादा हो तो एंडेमिक होता है। उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन की बात की कि वो वैलिड कब से स्टार्ट होता है, कितनी देर के बाद हमें वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, और जो ट्रैवलर होते हैं उनको कितनी देर तक क्वारंटीन में रखना होता है। और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स होते हैं उनको भी हमने क्या करना होता है, एरोसोल स्प्रेइंग करनी होती है।